Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to a new and fresh lecture of cost accounting. कॉस्ट अकाउंटिंग एक न्यू एंड फ्रेश लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग जो हमारे रेगुलर चैप्टर्स है ना वो हम लोग कवर करने वाले हैं। सर इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे? देखो, इससे पहले सिर्फ हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा है। ओके, कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट। अगर मैं सच बोलूं ना तो एग्जाम में उस चैप्टर से, इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आना मतलब बहुत ही रेयर चांस है कि उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा, और अगर आएगा ना तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लेकिन आज से जो चैप्टर्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, और यहां से आपका एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट होता है। ठीक है, यहां से हम लोग वन बाय वन चैप्टर कवर करते जाएंगे, और ये जो चैप्टर्स है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। राइट सर? बिल्कुल। तो सर आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले कभी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा है तो डेफिनेटली इस चैप्टर के बारे में आपको नॉलेज होगा। ओके, और उसके साथ साथ ये चैप्टर जो है ना बहुत ही इजी होने वाला, मैं बोलूंगा कि सबसे इजी चैप्टर में से एक चैप्टर आपका होने वाला है ये चैप्टर। ठीक है, सो चैप्टर का नाम सर क्या है? मेटेरियल कॉस्टिंग। ओके, जब हमने कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा था ना तो मैंने आपको बोला था बाय एलिमेंट कॉस्ट को हम तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। बाय एलिमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉस्ट को तीन टाइप में डिवाइड करते हैं, मेटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। तो उसी एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, सो ये जो चैप्टर है मेटेरियल कॉस्टिंग, आसान चैप्टर है, लेकिन एग्जाम में क्या सर इसमें से क्वेश्चन आता है? आंसर इज यस। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा बच्चों 7 मार्क का कंपल्सरीली क्वेश्चन, मतलब कंपल्सरी तो नहीं है, एवरी ऑल्टरनेट टर्म में आप देखोगे क्वेश्चन आता है। या तो आपका मेटेरियल कॉस्टिंग से क्वेश्चन आएगा, या तो आपका लेबर कॉस्टिंग से क्वेश्चन आएगा, जो कि इंस्टीट्यूट का पास्ट कुछ ईयर का ट्रेंड है ना क्वेश्चन सेट का, उसमें लेबर से या तो क्वेश्चन आता है, लेबर से या तो मेटेरियल से क्वेश्चन आता है, और जब भी आता है 7 मार्क का क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल। ठीक है, और मैं आपको बोलूंगा कि अगर इस चैप्टर का बहुत बेसिक लेवल से भी पढ़ोगे ना, कुछ ही क्वेश्चन से जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और आप इजीली 7 मार्क स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले चलिए हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, आपको बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर का। ओके, इस चैप्टर को पढ़ के बहुत मजा आने वाला है, और आप ये भी कंपैरिजन कर लोगे ना कि भाई आपने पहले क्या पढ़ा था और अब आप क्या पढ़ रहे हो। ओके, आप सीए में करने से पहले क्या आपने बीकॉम लेवल में या फिर आपके 12th लेवल में आपने क्या पढ़ा था, और यहां पे आप कितने डीपली ये चैप्टर को पढ़ रहे हो। ठीक है सब? चलो तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर मेटेरियल कॉस्टिंग। राइट सर? चलो, सो मेटेरियल कॉस्टिंग जब हम स्टार्ट करेंगे सर, सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन आता है सर, सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन आपका आता है व्हाट इज मटेरियल? मटेरियल सर है क्या? ओके, सबसे ऑब्वियस चीज आता है मटेरियल कॉस्टिंग में, सर मटेरियल एक्चुअली में है क्या? देखो, आप लोग बताओ मटेरियल क्या है? ओके, मटेरियल अगर हम बोले कि सर मटेरियल क्या चीज है, तो बहुत ही सिंपल सा आंसर आएगा कि जो भी आपकी प्रोडक्ट्स, जो भी आपकी कमोडिटीज या फिर फिजिकल ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में। किसी को अगर आप पूछोगे कि भाई मटेरियल क्या है, तो वो बोलेगा कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो चीजें हमें चाहिए वो है आपका मटेरियल। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी चीजें आपको चाहिए, ये पेंसिल जो है ना, ये एप्पल का जो पेंसिल है ये मेटल का बना हुआ है, तो ये पेंसिल बनाने के लिए आपको एल्यूमिनियम की जरूरत है, और कुछ टिप्स वगैरह है इसमें उसकी जरूरत है, कुछ उसमें कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह लगा हुआ है, चिप वगैरह लगा हुआ है जिसकी वजह से ये काम कर रहा है, तो वो भी आपको जरूरत है। तो दीज आर द मटेरियल्स। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी चाहिए ऑब्जेक्ट्स, जो भी फिजिकल कमोडिटीज आपको चाहिए, दैट इज योर मटेरियल। ओके, सो क्या लिखा है देखो, मटेरियल्स रेफर्स टू द कमोडिटीज सप्लाइड टू एन अंडरटेकिंग for the purpose of consumption in the process of manufacturing or rendering of services or for transmission into product।
तो एक ऑर्गेनाइजेशन को जो भी कमोडिटी सप्लाई किया जाता है फॉर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ ए प्रोडक्ट, उसे हम बोलते हैं मटेरियल। तो इन सिंपल टर्म अगर हम बोले कि सर मटेरियल क्या है, all the commodities or physical objects used to make final product, all the commodities or physical objects used to make final product, जो भी आपके फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में जो भी कमोडिटीज का यूज किया जाता है आपका, या फिर जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का यूज किया जाता है, दैट इज योर मटेरियल। ठीक है, सही है सर। किसी भी प्रोडक्ट को आप प्लास्टिक का बोतल ले सकते हो, आप अपने कपड़े का, ये जो ब्लेजर है इसको बनाने के लिए जो भी चीजें लगाए ना, जो फिजिकल कमोडिटीज लगाई, ये जो क्लॉथ लगाए, दैट इज योर मटेरियल। ओके, अब देखो मटेरियल जो होता है ना स्टूडेंट्स, दो टाइप के होते हैं। ओके, मटेरियल हमें पता चल गया कि सर क्या है, मटेरियल क्या है आपका, ऑल द फिजिकल कमोडिटीज और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स यूज्ड टू मेक फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज योर मटेरियल। ओके, अब ये जो मटेरियल होता है स्टूडेंट्स, मटेरियल होता है दो टाइप का। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि मटेरियल जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है बिल्कुल सही डायरेक्ट मटेरियल, और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। एक आपका होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक आपका होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। तो सर ये डायरेक्ट मटेरियल क्या है और ये इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, जरा हमें बताइए। देखो, डायरेक्ट मटेरियल अगर मैं बोलूं, वो मटेरियल है जो कि डायरेक्टली, जिसका कॉस्ट आप लोग डायरेक्टली एक फाइनल प्रोडक्ट को एट्रीब्यूट कर सकते हो, या फिर जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो जाता है इन ए फाइनल प्रोडक्ट। ओके, द कॉस्ट ऑफ व्हिच कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द फाइनल प्रोडक्ट और टू द एंड प्रोडक्ट इन एन इकोनॉमिक फिजिबल वे। यहां पे अगर आप डेफिनेशन देखोगे ना डायरेक्ट मटेरियल का क्या है, डायरेक्ट मटेरियल का डेफिनेशन क्या दे रखा है सर, मटेरियल्स कॉस्ट ऑफ व्हिच कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, मटेरियल्स cost of which can be directly attributable to the end product for which it is being used in an economic feasible manner, in an economic feasible manner। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या है, वो मटेरियल है जिसके कॉस्ट आप डायरेक्टली किसी फाइनल प्रोडक्ट को चार्ज कर सकते हो इन एन इकोनॉमिक फिजिबल मैनर। ओके, अब सर ये इकोनॉमिक फिजिबल मैनर का मतलब क्या है। ओके, देखो अगर मैं आपको बोलूं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, ये ब्लेजर का एग्जांपल मैं लेता हूं जो मैंने अभी पहना हुआ है। मान लीजिए कि इसका कॉस्ट है 7000। ओके, इस ब्लेजर का कॉस्ट कितना है सर, 7000 रुपीज इस ब्लेजर का कॉस्ट है, राइट सर, बिल्कुल। तो इसमें आप बताइए मुझे कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट, ये जो 7000 का खर्चा हुआ है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट और सबसे ज्यादा कॉस्ट किसका हुआ होगा सर। ऑब्वियसली एक तो है आपका जो क्लॉथ है ना, क्लॉथ का कॉस्ट यानी कि मटेरियल होगा। मटेरियल में भी दो टाइप के कॉस्ट होगा, मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा जो कॉस्ट होगा वो होगा लेबर, और एक और कुछ कॉस्ट होगा जो होगा एक्सपेंसेस। सही है सर, बिल्कुल। लेकिन सर ये जो मटेरियल का कॉस्ट है, मटेरियल के कॉस्ट में भी दो टाइप के मटेरियल यूज किया गया है। देखो इस ब्लेजर में दो टाइप के मटेरियल यूज किया गया है। एक तो सर वो मटेरियल है जो आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो कलर का ब्लेजर है, ये जो क्लॉथ जो यूज किया गया है वो है सर। और एक है कि इसमें कुछ बटन्स वगैरह लगा हुआ है जो आपको शायद विजिबल नहीं हो रहा है। ओके, और उसके साथ साथ इसको मेरे बॉडी के हिसाब से स्टिच करके, मेरी बॉडी के हिसाब से फिट बनाने के लिए, इसे ब्लेजर बनाने में कुछ स्टिचेस मतलब कुछ थ्रेड्स का यूज किया गया है। ओके, इसको स्टिच करने के लिए कुछ थ्रेड्स का यूज किया गया है सर, वो भी तो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पे दो टाइप के मटेरियल है, एक तो है आपका क्लॉथ जो मेन मटेरियल है, और दूसरा है जो कि आपका थ्रेड्स वगैरह यूज किया गया है, और जो कि आपकी इसके अंदर भी कुछ मतलब कॉटन वगैरह यूज किया गया है जो कि बहुत नॉमिनल है। ओके, और कुछ बटन्स वगैरह यूज किया गया है। अब होता क्या है कि जिसका कॉस्ट आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, दैट इज योर डायरेक्ट मटेरियल। अगर कोई पूछेगा कि भाई तेरा ये ब्लेजर बनाने में ये जो कपड़ा है इसका कॉस्ट कितना है, मैं अगर टेलर को जाके पूछूंगा ना आज के टाइम पे कि सर मुझे ऐसा ही ब्लेजर बनाना है,
तो मेरा कॉस्ट कितना आएगा। तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि सर आपको मटेरियल कौन सी क्वालिटी का चाहिए, आपको जो क्लॉथ है ना वो कौन सा क्वालिटी का चाहिए, कॉटन जो है वो कौन सी क्वालिटी का आपको लेना है। अगर आपको पर मीटर 1000 रुपए का लेना है तो आपकी बॉडी के हिसाब से 3 मीटर कपड़ा लगेगा, 3000 आ जाएगा। अगर आपको 10,000 का लेना है तो 10,000 का भी सूट बन सकता है। तो 10,000 अगर पर मीटर के हिसाब से लेना है तो आपका 30,000 का खर्चा आ जाएगा मटेरियल में। अगर आपको 3 लाख का भी पर मीटर 1 लाख का भी खर्चा हो सकता है। रेमंड का कुछ सूट है जिसकी पर मीटर का खर्चा 1 लाख भी आ जाता है। तो सर 1 लाख वाले मीटर वाले कपड़ा भी है, आप चाहे तो वो भी ले सकते हो। तो उसका कॉस्ट अगर आप लोगे तो वो 3 लाख आ जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो बेसिकली इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने मटेरियल कौन सा यूज किया है। तो जो डायरेक्टली विजिबल होता है ना इन द एंड प्रोडक्ट उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल, और जिसको कॉस्ट को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो और इजीली चार्ज कर सकते हो फाइनल प्रोडक्ट में। देखो कितना सिंपल है कि मेरा ये ब्लेजर बनाने के लिए 3 मीटर का कपड़ा यूज किया गया है। अब मुझे पता करना है कि भाई इस ब्लेजर का कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट में कितना डालूं। ओके, मटेरियल की कॉस्ट में मैं कितना डालूं, इजीली मतलब मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। पर मीटर का कपड़ा का खर्चा अगर 2000 का है तो इस ब्लेजर के लिए मेरा कितना मीटर खर्चा हुआ है, 6000 रुपए का खर्चा हुआ है ओनली फॉर द मटेरियल। लेकिन सर एक और टाइप का भी मटेरियल है जिसका कॉस्ट मैं इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। एक और टाइप का भी मटेरियल है जिसका कॉस्ट मैं इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा, और वो ही ये जो थ्रेड्स यूज किया गया है ना, वो जो कॉस्ट है ना, इसका कॉस्ट है जो कुछ अदर छोटे मोटे आइटम्स लगा हुआ है उसका कॉस्ट मैं इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। और जो मटेरियल आपकी फाइनल प्रोडक्ट में यूज हुआ है लेकिन जिसके कॉस्ट को आप इजीली इकोनॉमिकल फिजिबल वे में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, दैट इज योर इनडायरेक्ट मटेरियल। ओके, क्या बोल रहे हैं सर इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए, चलिए देखते। दोज मटेरियल्स व्हिच आर not directly attributable to a particular final product is your indirect material. ओके सर, क्या एक्चुअली में हम इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते? आंसर इज यस, कर सकते हैं ना सर। टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो चुका है कि हम क्यों नहीं कर सकते। जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ होगा ना वो हम कर सकते हैं, बट इट्स नॉट इकोनॉमिकल। ओके, ये इकोनॉमिकल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो बहुत ही सिंपल है। अब मुझे ब्लेजर कितने का बनाना है वो डिपेंड करता है कि मैं कौन सी क्वालिटी का कितने अमाउंट का कपड़ा और क्लॉथ चूज करता हूं, ठीक है। लेकिन स्टिचिंग के लिए तो ऑलमोस्ट एक ही टाइप का मटेरियल यूज होता है। बिल्कुल सर। तो यही ब्लेजर बनाने के लिए मान लीजिए कि जिस टेलर के पास मैंने क्या किया, ब्लेजर बनाने के लिए स्टिच करने के लिए दिया, उसके पास ये ब्लैक कलर का थ्रेड्स उसने यूज किया है। वही ब्लैक कलर का थ्रेड्स वो किसी और पर्सन के काम के लिए भी यूज करता है, वही चीजें वो मेरे लिए भी यूज करता है, ठीक है। एक उसके पास एक बंडल ऑफ थ्रेड्स है, ओके, उसके पास एक थ्रेड बंडल है ब्लैक कलर का, और वो कॉमनली किसी के लिए भी उसी थ्रेड बंडल से यूज कर रहा है थ्रेड्स। ओके, मेरे ब्लेजर के लिए भी उसी से यूज कर रहा है। किसी और पर्सन का भी ब्लैक कलर का ब्लेजर है, उसका सपोज मान लीजिए कि 15,000 का ब्लेजर है और वो उसके लिए भी यूज कर रहा है। किसी का और ब्लेजर है उसके लिए भी यूज कर रहा है, किसी की पैंट स्टिच करने के लिए वही थ्रेड यूज कर रहा है। अब मैं जिद पड़ गया, मैं बोला कि नहीं नहीं भाई, मैं तो कॉस्ट अकाउंटेंट हूं, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे ब्लेजर के लिए तुमने कितने का थ्रेड यूज किया है। मैं पूरा जिद पड़ गया कि उसने बोला कि भाई देखो हम लोग क्या करते हैं, मीटर के हिसाब से आपका कपड़ा चार्ज कर लेते हैं, जो आपके अदर छोटे मोटे आइटम्स लगेंगे उसके लिए हम 200 रुपये ले लेते हैं। उसके लिए हम कितना ले लेंगे, 200 रुपये। मान लीजिए कि आपका 3 मीटर का कपड़ा लगेगा एट ए रेट ऑफ पर मीटर 2000 का, तो 3000 का खर्चा कितना आ जाएगा, मतलब 3 मीटर का खर्चा आ जाएगा 6000 का, और 200 मीटर का आपका मतलब 200 रुपए का आपका अदर छोटे मोटे आइटम्स, ये जो बटन्स हो गए थ्रेड्स हो गया, उसका खर्चा आ जाएगा। मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, आप एक काम करिए एग्जैक्टली मुझे बताइए कि कितना का खर्चा आता है, ठीक है। अब वो क्या करेगा बेचारा, जब भी वो स्टिच करेगा ना, जब भी वो मेरा ब्लेजर स्टिच करेगा, जिस भी बंडल से, जिस भी थ्रेड बंडल से वो क्या करता है, जिस भी थ्रेड बंडल से वो स्टिच करता है ना, उसको पहले वेट करेगा। मान लीजिए कि उसने पहले वेट किया, एक एग्जांपल लेते, उसने पहले वेट किया बिफोर स्टिच उसने वेट किया, उसका वो थ्रेड बंडल हो रहा था 100 ग्राम का। उसके बाद उसने स्टिच कर लिया, स्टिच करने के बाद उसने दोबारा वेट किया,
तो वो हो रहा था 80 ग्राम का, यानी कि सर मेरे लिए कितना यूज हुआ है, 20 ग्राम का। पॉइंट क्लियर। अब मैंने बोला कि 20 ग्राम का कॉस्ट निकालो, 100 ग्राम का कॉस्ट कितना है, उसने बोला सर 100 ग्राम का कॉस्ट है 50 रुपए। ठीक है, इसका कॉस्ट कितना होगा, 40 रुपए, यानी कि मेरा 10 ग्राम का थ्रेड लगा है। सर कितना इजी है सर, भाई इजी है, 10 रुपए का कॉस्ट निकालना इजी है। मैंने कब मना किया, एक छोटा सा ओइंग मशीन तो लेना है, उसमें वेट करना है और कॉस्ट डालना है। लेकिन एक बात बताओ, जितना टाइम उसे लगेगा ना ये 10 रुपए वाला खर्चा निकालने के लिए, उससे ज्यादा कॉस्ट आ जाएगा जो उसने काम किया है। वो बोलेगा कि भाई तुम्हारे वजह से ना, तुम मत आओ मेरे दुकान पे, तुम्हारे वजह से मेरा ज्यादा नुकसान हो रहा है। 10 रुपए की कॉस्ट तुम्हारा लगता है, सूत्र मतलब जो थ्रेड है वो 10 रुपए का लगता है, और तुम मेरे से उसकी रिकॉर्ड रखने के लिए 50 रुपए का काम करवा रहे हो। सो इट्स नॉट इकोनॉमिकल। सो पॉइंट इज कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को आप इजी वे में, इकोनॉमिकल वे में प्रोडक्ट को चार्ज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आप नहीं निकाल सकते, यू कैन फाइंड इट। ओके, आप आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी आ चुका है, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इट्स नॉट इकोनॉमिकल। सो इनडायरेक्ट मटेरियल आर दोज मटेरियल्स cost of which are not directly attributable to the final product. okay, फाइनल प्रोडक्ट को उसका कॉस्ट आप डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई ऐसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। सही है सर, चलो यहां तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे आपकी बुक में मैंने एक एग्जांपल दिया है, इस टेबल का मैंने एग्जांपल दिया है। अब इस टेबल में क्या है, देखो दो चीजें यूज किया गया, इस टेबल को ज्वाइंट करने के लिए ना दो चीजें यूज किया गया, इस टेबल को बनाने के लिए दो चीजें यूज किया गया है। एक तो सर आपका है वुड, ओके, और एक है आपका फेविकॉल। ओके, फेविकॉल का मजबूत जोड़ वो आपने यूज किया है, ओके, और एक है आपका वुड। अब आप कितने रुपए का, कितने अमाउंट का टेबल बनाना चाहते हैं, डाइनिंग टेबल कितने अमाउंट का बनाना चाहते हैं, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर के सर, आप कौन सी क्वालिटी का और कौन सी टाइप के वुड को प्रेफर करते हो, कौन सी वेराइटी ऑफ वुड आप चूज करते हो, उसी हिसाब से आपका पैसा आएगा। ठीक है, तो वुड को हम लोग लेंगे डायरेक्ट मटेरियल, और आपका जो फेविकॉल यूज किया गया है वो आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल। एक तो सर वो डायरेक्टली प्रोडक्ट में विजिबल होता नहीं है, और दूसरा ये है कि सर उसको निकालना, कितना आपने यूज किया है वो निकालना इकोनॉमिकल नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि आप एक कारपेंटर के पास गए और बोला कि भाई मुझे एक टेबल बनाना है, एक डाइनिंग टेबल बनाना है। उसने बोला हाँ भैया बना लेंगे, आप कौन सी लकड़ी प्रीफर करते हो वो बता दो। आपने बोला कि नहीं हमें ये टाइप का वुड जो है वो चाहिए, इस टाइप के वुड से हमें टेबल बनाना है। अब वो टेबल बनाएगा, आपने बोला कि जो जो भी मटेरियल मेरे लिए यूज किया जाएगा ना वो आपका रिकॉर्ड रखना। तो वो बोलेगा सर एक तो सिंपल चीज है कि आपका लकड़ी यूज किया जाएगा, और तो फेविकॉल हम यूज करेंगे, उसका रिकॉर्ड तो हम रखते ही नहीं है, ऐसे ही हम लोग डाल देते हैं। क्योंकि उसी फेविकॉल से वो किसी का बेड भी बनाएगा, किसी का चेयर भी बना सकता है, किसी का नॉर्मल सेट वगैरह कुछ अदर फर्नीचर बना सकता है, टेबल वगैरह बना सकता है, और आपका टेबल बनाएगा। वो कॉमनली एक बड़े बड़े डब्बे फेविकॉल के होते हैं, उसी से जो जितने भी लेबर होते हैं वो यूज करते हैं। तो इसीलिए फेविकॉल क्या है कि इनडायरेक्ट मटेरियल है। ओके, अगर आप चाहो तो वो फेविकॉल कितना यूज कर रहे हैं वो भी पता लगा सकता है, लेकिन मैंने जैसे बोला कि ये इकोनॉमिकल नहीं है। ठीक है, कैसे वो पता लगेगा कि सर आपका कितना फेविकॉल लगा है, बहुत ही सिंपल है। जब भी फेविकॉल यूज करेगा आपकी टेबल के ऊपर, आपको क्या करना पड़ेगा, एक कटोरा लेगा, उसको उसमें फेविकॉल डालेगा और उसे वेट करेगा कि भाई कितने ग्राम का फेविकॉल मैं यूज कर रहा हूं, और फिर उसका कॉस्ट निकालेगा। लेकिन जितना एफर्ट वो उसमें देगा इट्स नॉट इकोनॉमिकल। ओके, इसीलिए इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, देखो डायरेक्ट मटेरियल आर द कॉस्ट materials cost of which can be directly attributable to the end product for which it is being used in an economical feasible way. okay, और indirect material क्या है, those materials which are not directly attributable to a particular final product. ठीक है सर, चलो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा चलते हैं, दैट इज इंपोर्टेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल। देखो हमें मटेरियल की प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड उसकी प्रॉपर कंट्रोल क्यों करना चाहिए, व्हाट आर द इंपोर्टेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल। ठीक है, देखो सर हमें क्यों मटेरियल को करेक्टली रिकॉर्ड करना है
और क्यों इसकी प्रॉपर कंट्रोल करना है। आपकी अगर मैं बोलूँ ना आज एक कॉस्ट अकाउंटेंट, सर इज्जत कहाँ पे है? इज्जत आप लोगों का है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ओके, इसीलिए आप देखोगे कि मैक्सिमम कॉस्ट अकाउंटेंट जो पीएसयू सेक्टर्स होता है, ओके, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होता है उससे ज्यादा प्रीफर करते हैं। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गए या फिर आपके पीएसयू सेक्टर हो गया, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बेसिकली कॉस्ट अकाउंटेंट की ज्यादा इज्जत है। क्यों ज्यादा इज्जत है सर? क्योंकि वहां पे कॉस्ट जो होता है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आपने किसी भी तरह से विदाउट हैम्परिंग क्वालिटी अगर आपने कॉस्ट को रिड्यूस कर लिया ना, तो आपको इतना सैलरी मिलेगा, इतना अमाउंट मिलेगा, सैलरी आप रख नहीं सकते। ओके, जो आप जितने बड़े बड़े फैंसी नेम्स, मतलब आप लोगों को फैंसी सैलरीज वगैरह जितना भी दिखाई देता है ना, ठीक है, IITians का हो गया या फिर किसी IIM वाले का हो गया, उससे भी ज्यादा पैसा आपको मिलेगा, पोजीशन आपको मिलेगा। क्योंकि ये जो सेक्टर्स होते हैं ना ये बहुत ही कॉस्ट ओरिएंटेड होते हैं। मतलब अगर इनमें मटेरियल जो यूज किया जाता है, ठीक है, या फिर अदर जो कॉस्ट होता है उसको अगर आप रिड्यूस कर लोगे तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ओके, और मटेरियल को सर हमें क्यों रिकॉर्ड करना है? मटेरियल को आपको प्रॉपर इस वजह से रिकॉर्ड करना है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आज के टाइम पे मटेरियल 50 to 60% कॉस्ट का वेटेज कैरी करता है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है ना उसका 50 to 60% वेटेज सिर्फ और सिर्फ मटेरियल कैरी करता है। और अगर आपने इस कॉस्ट को रिड्यूस कर लिया या फिर इस कॉस्ट को आपने कंट्रोल कर लिया, ठीक है, मटेरियल के कॉस्ट को आपने कंट्रोल कर लिया या फिर अगर आपने रिड्यूस कर लिया, तो आपको डेफिनेटली प्रमोशन मिलेगा, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगा, तो कंपनी आपको क्यों प्रमोशन नहीं देगा? ठीक है, सो वही चीज है, मटेरियल इज considered as an important element of the cost in case of manufacturing or other organizations where physical goods are produced. It constitutes almost 50 to 60% of the total cost. So proper recording and control of the material can help an organization to control the overall price of the final product and increase profitability of the organization. भाई 50 to 60% मटेरियल कॉस्ट होता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप लोग देख लो कि आज के टाइम पे आपकी जो स्मार्टफोन्स है ना उनकी जो प्राइस है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। कंपनीज तो वही है, कंपनीज आप देखोगे कि ओप्पो, वीवो, रियलमी, इवन जो स्मॉलर ब्रांड्स है ना, एप्पल, सैमसंग, इनकी बात तो छोड़ दीजिए, जो स्मॉलर ब्रांड्स है ना, रियलमी हो गया, IQ हो गया, ये जो ब्रांड्स है, ये जो सस्ते फोन देते थे आज के टाइम पे इनके भी फोन्स महंगे हो चुके हैं। रीजन क्या है सर? मटेरियल की शॉर्टेज है। जो फोन में रैम यूज किया जाता है, रैम जो मेमोरी यूज किया जाता है उसकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि AI आ चुका है और इसकी वजह से AI की वजह से AI कंपनीज बहुत ज्यादा स्टोरेज ले जाती है। इसकी वजह से सारे फोन कंपनी को मटेरियल महंगा पड़ रहा है। अगर इस टाइम पे आपने मटेरियल के कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया या फिर रिड्यूस कर लिया, एक फोन बनाने में जितना भी पैसा आता है, अगर फोन के प्राइस को आपने विदाउट हैम्परिंग क्वालिटी रिड्यूस कर लिया, तो कोई भी कंपनी आपको पैसा देगा, कोई भी कंपनी आपको प्रमोशन देगा। ठीक है सर, चलो अब बात करते हैं सर क्या क्या पॉइंट्स है, क्यों हमें, व्हाट आर द इंपोर्टेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल। सबसे पहला पॉइंट आता है क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। सबसे पहला प्रोडक्ट क्या आता है, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट से सर क्या है कि देखो मटेरियल की प्रॉपर रिकॉर्डिंग और उसकी प्रॉपर कंट्रोल से इनपुट कैसे क्वालिटी में जाएगा, आउटपुट उसी क्वालिटी में आएगा। इनपुट आप जैसे करोगे आउटपुट उसी क्वालिटी का आएगा। ठीक है सर, अगर आपको एक अच्छा ड्रेस बनाना है तो आपको कपड़े का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। आप देखोगे जो भी आपके महंगे ब्रांड्स है जो आपसे ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं, वो ब्रांड के लिए तो डेफिनेटली चार्ज करते हैं, लेकिन मटेरियल की क्वालिटी भी अच्छा होता है ना। आप किसी भी ब्रांड की देख लीजिए, आप पीटर इंग्लैंड देख लीजिए, आप जारा देख लीजिए, आप किसी और ब्रांड का भी देख लीजिए, कैल्विन क्लाइंस का जो मतलब टी-शर्ट वगैरह होता है, दे आर ऑफ गुड क्वालिटीज। ओके, क्यों? क्योंकि पैसे भी लेते हैं, ब्रांड तो है ये, लेकिन मटेरियल की जो क्वालिटी है वो भी अच्छा ही होता है। आज के टाइम पे अगर आप एक ब्लेजर अच्छा सा सूट स्टिच करने जाओगे तो आपको पहले टेलर ये पूछेगा कि आपको कपड़े का जो क्वालिटी है, कितने अमाउंट के आपको क्लॉथ में स्पेंड करना है, कितने रुपए का आपको बनाना है। तो जैसे मैंने बोला रेमंड का ही सूट
₹1000 का भी मिलता है पर मीटर। ओके, मतलब रेमंड की जो सूट की जो फैब्रिक है वो ₹1000 का भी मिलता है, वो 10,000 का भी मिलता है, वो 50,000 का भी मिलता है, 5 लाख का भी मिलता है। ठीक है, मतलब पर मीटर रेमंड का कुछ सूट्स है जिनकी फैब्रिक पर मीटर का कॉस्ट कितना है, 5 लाख रुपए। ठीक है, अगर आपके पास मतलब आपको उसी टाइप के सूट चाहिए तो आप बना सकते हो उसी टाइप का सूट, आपको कॉस्ट थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। तो क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि आपने मटेरियल कौन सी क्वालिटी का यूज किया है। ठीक है, इसीलिए मटेरियल की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द इनपुट्स। ओके, सेकेंड क्या बोल रहा है, सेकेंड आपका है प्राइस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। देखो, मटेरियल के कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, उसे प्रॉपरली कंट्रोल करना क्यों जरूरी है सर, क्योंकि मटेरियल के कॉस्ट 50 to 60% होता है प्रोडक्ट की कॉस्ट का। अगर ये इंक्रीज होगा, जैसे मैंने अभी बोला, कोई भी फोन कंपनी, बहुत सारे बच्चों को लगेगा, मतलब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई ये फोन कंपनी जो है ना, फोन कंपनीज ईरान और यूएस के वार की वजह से इन लोगों ने प्राइस बढ़ा लिया। नहीं भाई, उसका कोई लिंक नहीं है। कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं, ये लोग अब ज्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, लोगों को फोन खरीदना है तो इसलिए ज्यादा प्रॉफिट लेते हैं। नहीं नहीं भाई, प्रॉफिट तो उस टाइम पे भी इनकम करते थे। आज के टाइम पे जेन्युइनली फोन कंपनीज को लॉस हो रहा है या फिर फोन कंपनीज को प्राइस बढ़ाना पड़ रहा है, ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि मटेरियल का कॉस्ट इंक्रीज हो चुका है। जो रैम वो यूज करते थे उसका कॉस्ट इंक्रीज हो चुका है, और इसकी वजह से उनका ओवरऑल प्राइस, फोन बनाने की जो कॉस्ट है वो बढ़ रहा है। इसीलिए सस्ते फोन जो था ना वो अब महंगे हो रहे हैं। ओके, सो इसीलिए प्राइस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि आपकी मटेरियल का कॉस्ट कितना है। ओके, प्रोडक्शन कंटिन्यूटी, अगर मटेरियल का प्रॉपर रिकॉर्ड स्टोर करोगे ना, अगर मटेरियल का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करोगे तो इसमें एक चीज होगा कि आपको पता चलेगा कि भाई आपका स्टॉक कितना अवेलेबल है फॉर प्रोडक्शन। अगर कभी आपका शॉर्टेज ऑफ द स्टॉक हो गया ना, रॉ मटेरियल आपका शॉर्टेज हो गया और प्रोडक्शन आपका डिसकंटिन्यू हो गया, तो इससे बुरा चीज किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो ही नहीं सकता। अगर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द मटेरियल आपका प्रोडक्शन डिसकंटिन्यू हो रहा है, दिस इज द मोस्ट बैड थिंग ओके फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। क्यों सर, क्योंकि उस टाइम पे देखो मटेरियल का शॉर्टेज है, आपका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, आपका वैसे ही नुकसान हो रहा है, कस्टमर को आप डिमांड, मतलब कस्टमर की डिमांड आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, जो कि आपके कॉम्पिटिटर को एक एडवांटेजेस देगा। उसके साथ साथ जो आपकी एम्प्लॉइज होंगे, जो आपकी लेबर होंगे, वो तो सर पैसा लेंगे, उन्हें तो आप पैसा देने में मना नहीं कर सकते, वो काम नहीं करेंगे लेकिन फिर भी पैसा लेंगे, तो वो एक और बहुत ज्यादा नुकसान है। कंपनी का काम बंद की वजह से कंपनी का जो रेपुटेशन हम पर होगा वो भी अलग है सर। तो प्रोडक्शन कंटिन्यूटी, इसके लिए भी आपको प्रॉपर मटेरियल की रिकॉर्डिंग करना है सर। ओके, मटेरियल की प्रॉपर कंट्रोल एंड प्रॉपर रिकॉर्डिंग इस वजह से भी आपको करना है कि प्रोडक्शन कंटिन्यू रहे। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉस्ट ऑफ द स्टॉक होल्डिंग एंड स्टॉक आउट। ओके, अब ये क्या है, देखो, an entity has to incur the stock holding cost in the form of interest and other opportunity cost for the fund used, stock handling cost like evaporation, obsolescence, understocking cost in loss of revenue due to stock out and breach of the commitment। देखो, अब मटेरियल को आपको स्टोर करके रखना है सर, बिल्कुल मटेरियल को आपको स्टोर करके रखना है। अगर आपने ज्यादा स्टोर कर लिया तो नुकसान है सर, क्योंकि आप ज्यादा पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे और आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो सर नुकसान होगा। उसको स्टोर करके रखने के लिए आपको ज्यादा बड़ा स्टोर एरिया लेना पड़ेगा, जिसमें आपका रेंट का ज्यादा खर्चा होगा। सर अगर आप कम रखोगे तो और नुकसान है, क्योंकि अगर मटेरियल शॉर्टेज हो गया तो आप कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाओगे और उसकी वजह से आपका नुकसान होगा। तो इसीलिए प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ द मटेरियल ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है सर, चलो उसके बाद आप लोगों का है वेस्टेजेस एंड लॉसेस। ओके, व्हाइल हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग द मटेरियल, सम ऑफ द वेस्टेजेस एंड लॉसेस अराइजेस based on the nature of the material and process. These are classified as normal and abnormal for effective utilization and control। आपको प्रॉपर अगर आप मटेरियल की रिकॉर्डिंग कर रहे हो सर, तो आपको ये पता चलेगा कि आपका वेस्टेजेस एंड लॉसेस कितना हो रहा है। ओके, और उसमें कितना नॉर्मल लॉस है और कितना अबनॉर्मल लॉस है। ठीक है सर, देखो ड्यू टू
प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ मटेरियल, आपके पास ये डाटा आ जाएगा कि आपका मटेरियल में कितना, आपकी मटेरियल में कितना वेस्टेजेस हो रहा है और कितना आपका नॉर्मल लॉस है और कितना आपका एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, चलो उसके बाद सर हम लोग बात करते हैं रेगुलर इंफॉर्मेशन अबाउट रिसोर्सेस। ओके, अब होता क्या है, कभी कभी जब आप कोई लोन लेना चाहते हो या फिर जब भी कोई नया ऑर्डर आप लेना चाहते हो, मैनेजमेंट को कभी कभी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर कभी रेगुलेटरी पर्पस की वजह से, इनकम टैक्स का हो गया या फिर अदर चीजों के लिए, कॉस्ट ऑडिट के लिए हो गया, आपको क्या चाहिए, मटेरियल का करेक्ट इंफॉर्मेशन या फिर करेक्ट रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए फॉर रेगुलेटरी पर्पस एंड अगर फॉर फाइनेंशियल पर्पस, अगर आपको लोन लेना है, आपको नया ऑर्डर प्लेस करना है, नया ऑर्डर एक्सेप्ट करना है, तो उस टाइम पे भी आपके पास कितना स्टॉक है, स्टॉक का इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए। ठीक है, तो वो ये रेगुलर इंफॉर्मेशन अबाउट रिसोर्सेस, अगर आप प्रॉपरली मटेरियल को रिकॉर्ड करोगे ना तो होगा क्या सर, अगर आप प्रॉपरली मटेरियल को रिकॉर्ड करोगे तो होगा क्या, देखो बहुत ही सिंपल चीज, मटेरियल को अगर आप प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हो रेगुलर बेसिस पे, तो आपको जो भी रेगुलर अपडेट है अबाउट अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द मटेरियल्स, ओके, ये मिलता रहेगा, जो कि आपको हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में, जो कि आपको हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में। ठीक है सर, चलो उसके बाद हम लोग चलते हैं मटेरियल कंट्रोल की तरफ। ठीक है, अब हम लोग स्टूडेंट्स बात करेंगे मटेरियल कंट्रोल के बारे में। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर आपने बोला था मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, अब तो हम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग कैसे हर एक चैप्टर को कवर करने वाले, तो हम लोग सबसे पहले थ्योरिटिकल पॉइंट्स को धीरे धीरे कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ थ्योरी कवर करेंगे, पहले पूरा का पूरा थ्योरी कवर करेंगे फिर प्रैक्टिकल करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो इंपॉर्टेंट नॉलेज है अबाउट मटेरियल, वो हम लोग सारे के सारे कवर करने वाले। अगर मैं पूरा का पूरा थ्योरी स्टार्टिंग से ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बोरिंग लगेगा ऑब्वियसली। अगर मैं पूरा एंड में पढ़ाऊंगा तो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा क्योंकि आप लोग मिस कर लोगे वो। और थ्योरी पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी एग्जाम में मैंने बोला था कि आप लोगों का 30 मार्क का एमसीक्यू आता है और एमसीक्यू किसी भी पॉइंट से पूछ सकता है और उसके लिए पूरा डिटेल नॉलेज होना जरूरी है आप लोगों का। ओके, मटेरियल कॉस्टिंग का जब आपके ऊपर पूरा ओवरऑल नॉलेज होगा ना, पूरा डिटेल नॉलेज होगा, तभी आप एमसीक्यू का आंसर कर सकते हो, वरना आपको रटना पड़ेगा एमसीक्यू कि भाई हाँ इसका आंसर ये है और क्यों है वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। आज हम लोग डेफिनेटली इस वाले क्लास में एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो करने वाले हैं। ठीक है, खुश आप लोग? ओके, अब हम लोग चलते नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों का, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मटेरियल कंट्रोल। सर व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल कंट्रोल? ये मटेरियल कंट्रोल सर है क्या चीज? देखो बहुत ही सिंपल है, मटेरियल कंट्रोल का मतलब है efficient ensuring that function which is ensure that materials are efficiently utilized in the production process. Okay, क्या है सर मटेरियल कंट्रोल? देखो the function of ensuring that sufficient goods are retained in the stock to meet all the requirements without carrying unnecessary large stocks. अब सिंपली अगर मटेरियल कॉस्ट की मैं बात करूं, मटेरियल कंट्रोल की बात करूं, so it's a process of controlling the material cost, okay, which helps in eliminating all the wastages and reducing the cost of the material with fulfilling the organization's demand. ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड फुलफिल हो रहा है, ठीक है, और जितना मटेरियल चाहिए उतना मटेरियल हो रहा है, लेकिन मटेरियल का कॉस्ट सबसे कम है। अब मटेरियल का कॉस्ट सबसे कम कैसे होगा सर? हम जितने भी वेस्टेजेस है, अननेसेसरी वेस्टेजेस, अननेसेसरी लॉस, उसे हम अगर एलिमिनेट कर सके ना, तो आपका मटेरियल का जो कॉस्ट है वो सबसे एफिशिएंट होगा और सबसे एक्यूरेट होगा। ठीक है सब? ओके, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम ऑफ द मटेरियल कंट्रोल? एक ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल कंट्रोल सिस्टम होना, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल? ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, देखो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मिनिमाइजिंग इंटरप्शन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सबसे पहले क्या आएगा? मिनिमाइजिंग इंटरप्शन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। देखो मटेरियल कंट्रोल क्यों जरूरी है?
सबसे पहला काम भाई, प्रोडक्शन डिसकंटिन्यू होना नहीं चाहिए। किसी भी कीमत में आपकी प्रोडक्शन जो है ना वो बंद नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन हमेशा चलता रहना चाहिए, ठीक है। सो मिनिमाइजिंग इंटरप्शन, प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी इंटरप्शन ना आए, ये पहला ऑब्जेक्टिव है मटेरियल कंट्रोल का, ठीक है। मटेरियल कंट्रोल सिस्टम इंश्योर्स दैट नो एक्टिविटी पर्टिकुलरली प्रोडक्शन suffers from interruption for want of the material and stores. It should be noted that this required consistent availability of every item that may be needed in the production process, howsoever small it cost may be. Okay, क्या बोल रहा है कि भाई जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, चाहे वो कितने से भी कितना भी छोटा आइटम हो, वो आपको रखना है स्टोर में। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन किसी भी तरीके से मिनिमम इंटरप्ट होना चाहिए ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द मटेरियल। ये पहला ऑब्जेक्टिव है, पहला टारगेट है मटेरियल कंट्रोल का, ओके। उसके बाद आपका है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। अब मैंने आपको बोला था कि मटेरियल कॉस्ट सबसे ऑप्टिमाइज कैसे होगा। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपको रिड्यूस करना है, जितना आपको चाहिए उतना मटेरियल कॉस्ट होगा, लेकिन विथ लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। जितना आपको रॉ मटेरियल चाहिए, जिस भी ग्रेड का मटेरियल आपको चाहिए, उसी टाइप का आप मटेरियल यूज करिए, उसी ग्रेड का मटेरियल यूज करिए, लेकिन विथ मिनिमम कॉस्ट। अब ये कैसे होगा सर? जब आप वेस्टेजेस एंड अदर लॉसेस को एलिमिनेट करोगे ना, जो भी आपके अननेसेसरी अबनॉर्मल वेस्टेजेस है, अबनॉर्मल लॉसेस है, उसे अगर आप रिड्यूस कर लोगे तो आपकी जो मटेरियल का कॉस्ट है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा, ठीक है सर। रिडक्शन इन वेस्टेजेस, ये भी एक टारगेट है कि भाई अगर आपको वेस्टेजेस को रिड्यूस करना है तो आपको मटेरियल कंट्रोल का एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा एडिक्वेट इंफॉर्मेशन। एडिक्वेट इंफॉर्मेशन मतलब मैनेजमेंट को जब भी कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगा ना, तो अगर आपके पास मटेरियल कंट्रोल का कोई सिस्टम है, दैट सिस्टम विल प्रोवाइड यू एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अबाउट योर मटेरियल स्टॉक्स, ओके। उसके बाद आता है कंप्लीशन ऑफ द ऑर्डर इन टाइम। अगर आपको ऑर्डर टाइमली कंप्लीट करना है, उस केस में भी आपको मटेरियल कंट्रोल का सिस्टम होना जरूरी है। क्योंकि अगर मटेरियल कंट्रोल की सिस्टम होगा ना, तो आप स्टॉक प्रॉपरली मेंटेन कर पाओगे, वेस्टेजेस कम होगा, प्रोडक्शन टाइम में होगा। अगर प्रोडक्शन टाइम में होगा तो आप टाइमली ऑर्डर प्लेस कर पाओगे, ठीक है। सर एक बात बताइए, ये तो कुछ सिमिलर पॉइंट लग रहा है जैसे हमने पहले डिस्कशन किया था, प्राइस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, प्रोडक्शन कंटिन्यूटी, कॉस्ट ऑफ द स्टॉक होल्डिंग एंड स्टॉक आउट। बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस जो हेड पॉइंट्स है ना, उनकी जो टाइटल है वो थोड़ा सा अलग है। आपको बस वही याद रखना है। क्या है सर यहाँ पे पॉइंट? नंबर 1, मिनिमाइजिंग इंटरप्शन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड क्या है? ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द मटेरियल कॉस्ट। थर्ड क्या है सर? रिडक्शन इन द वेस्टेजेस। फोर्थ क्या है सर? एडिक्वेट इंफॉर्मेशन। फिफ्थ सर क्या है? कंप्लीशन ऑफ द ऑर्डर इन टाइम। कंप्लीशन ऑफ द ऑर्डर इन टाइम। सही है सर? चलो अब चलते हैं सर हमारे स्टेजेस ऑफ मटेरियल कंट्रोल पे। अब हम लोग चलते हैं हमारे स्टेजेस ऑफ मटेरियल कंट्रोल में। सर स्टेजेस ऑफ मटेरियल कंट्रोल में क्या है? देखो, मटेरियल कंट्रोल के स्टूडेंट्स बेसिकली 3 स्टेजेस है। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ मटेरियल कंट्रोल, यानी कि मटेरियल के जो कॉस्ट है ना, उसे आप 3 स्टेज में कंट्रोल कर सकते हो। नंबर 1, मटेरियल प्रोक्योरमेंट कंट्रोल। पहला क्या है सर? देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ मटेरियल कंट्रोल, ओके। मटेरियल कंट्रोल के बेसिकली 3 स्टेजेस है। सबसे पहला स्टेजेस आपका क्या है? मटेरियल प्रोक्योरमेंट कंट्रोल। सर दूसरा स्टेज क्या है? मटेरियल स्टोरेज कंट्रोल, ओके। और तीसरा क्या है? मटेरियल यूसेज कंट्रोल। अब देखो, मटेरियल के कॉस्ट को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो और कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, उसके लॉसेस को कैसे कम कर सकते हो, वेस्टेजेस जो है उसे कैसे पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकते हो। 3 स्टेप में आप कर सकते हो, या फिर 3 स्टेजेस है जहां पे आप मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहला है मटेरियल प्रोक्योरमेंट कंट्रोल, यानी कि मटेरियल परचेज कंट्रोल। सबसे पहला स्टेज क्या है? मटेरियल प्रोक्योरमेंट कंट्रोल और मटेरियल परचेज कंट्रोल। अब सर ये मटेरियल परचेज कंट्रोल में क्या होता है? देखो, मटेरियल परचेज कंट्रोल में आप ये डिसीजन लेते हो कि भाई आपको कितना क्वांटिटी का मटेरियल परचेज करना है, ठीक है, किस पर्सन से परचेज करना है, किस टाइम पे आपको परचेज करना है,
तो इसीलिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है जहां पे आप मटेरियल के कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो बाय टेकिंग द करेक्ट क्वांटिटी। कितना आपको पूरे साल भर में जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए, जितना भी आपके एनुअल रिक्वायरमेंट्स है, उस एनुअल रिक्वायरमेंट्स की फुलफिलमेंट आप कितने स्टेजेस में करना चाहते हो, कैसे आप करना चाहते हो, कितना आप एक टाइम में परचेज करते हो या फिर कितना आप एक टाइम में सप्लायर से ऑर्डर करते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर आपका डिपेंड करता है कि भाई अगर आप मटेरियल खरीद लोगे ना, मान लीजिए कि मुझे 1 लाख केजी के रॉ मटेरियल की जरूरत है, 1 लाख केजी मुझे चाहिए, 1 लाख केजी के रॉ मटेरियल मुझे चाहिए। अब ये जो 1 लाख केजी के रॉ मटेरियल्स है ना, 1 लाख केजी के रॉ मटेरियल्स अगर मैं एट ए टाइम खरीद लूंगा तो सर मेरा पैसा तो इन्वेस्ट होगा ही होगा। 1 लाख केजी मुझे खरीदने के लिए मुझे पैसे तो चाहिए, सबसे पहला कॉस्ट वो है। उसको स्टोर करके रखना है, उसका दूसरा कॉस्ट है। सर अगर इनमें से कुछ मटेरियल खराब हो गया, ऑब्सोलेट वगैरह हो गया या फिर स्पॉइल हो गया तो उसका भी अलग कॉस्ट है, उसका रेंट वगैरह मुझे देना है। जब मैं परचेज करके लाऊंगा ना तो उस केस में मुझे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी देना है सर, बिल्कुल। तो दीज आर द कॉस्ट जो कि एसोसिएट है इन प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल। सो इस कॉस्ट को जितना आप कम कर सकते हो ना, मटेरियल प्रोक्योरमेंट में कॉस्ट आप जितना कम कर सकते हो उतना आपका कंट्रोल हो जाएगा मटेरियल का कॉस्ट। तो इसीलिए आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा मटेरियल प्रोक्योरमेंट कंट्रोल में कि आप कितना रॉ मटेरियल खरीदने वाले हो या फिर एट ए टाइम में आप कितना ऑर्डर करने वाले हो सप्लायर से, एट ए टाइम आप सप्लायर से कितना ऑर्डर करने वाले हो। इसके लिए एक टूल हम लोग यूज करते हैं या फिर एक फेमस टूल है जिसका नाम है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या है सर इसका नाम? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है सर, चलो अब हम लोग बात करेंगे मटेरियल स्टोरेज कंट्रोल का। तो सर मटेरियल स्टोरेज कंट्रोल में आपका क्या आ जाएगा? देखो मटेरियल स्टोरेज कंट्रोल मतलब आपने मटेरियल की प्रोक्योरमेंट कर लिया, मतलब आपने मटेरियल परचेज कर लिया, अब आपको उसे स्टोर करके रखना है। कितना मटेरियल आप अपने गोडाउन में स्टोर करके रखना चाहते हो, कितना मटेरियल आप अपने गोडाउन में स्टोर करके रखना चाहते हो, आप कब फ्रेश ऑर्डर प्लेस करोगे, आपकी मिनिमम कितना स्टॉक होना चाहिए, आपकी मैक्सिमम कितना स्टॉक होना चाहिए, ये सब अगर आप कंट्रोल कर सकते हो ना, ये कंट्रोल इसी स्टेज में होता है मटेरियल स्टोरेज कंट्रोल में। और एक होता है सर मटेरियल यूसेज कंट्रोल, जब आप मटेरियल को प्रोडक्शन के लिए इशू कर रहे हो ना, ओके, मटेरियल इशू कंट्रोल भी आप इसे बोल सकते हो। जब आप मटेरियल को इशू कर रहे हो, प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हो ना, तो उस टाइम पे आपको कंट्रोल कर सकते हो मटेरियल के कॉस्ट को। सो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ मटेरियल कंट्रोल: मटेरियल प्रोक्योरमेंट कंट्रोल, मटेरियल स्टोरेज कंट्रोल, मटेरियल प्रोक्योरमेंट कंट्रोल, मटेरियल स्टोरेज कंट्रोल, एंड उसके बाद आपका आ जाएगा मटेरियल यूसेज कंट्रोल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मटेरियल प्रोक्योरमेंट कंट्रोल। अच्छा, मटेरियल कंट्रोल का अगर हमें एफिशिएंट फंक्शन करना है ना, मटेरियल कंट्रोल बेसिकली क्या है, ये सारे फंक्शंस अगर सही तरीके से काम कर रहे हैं और एफिशिएंटली फंक्शन कर रहे हैं तो ही आप मटेरियल कंट्रोल एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हो या फिर एफिशिएंटली कैरी आउट कर सकते हो। नंबर 1 परचेजिंग ऑफ द मटेरियल, नंबर 2 रिसीविंग ऑफ द मटेरियल, नंबर 3 इंस्पेक्शन ऑफ द मटेरियल, नंबर 3 स्टोरेज ऑफ द मटेरियल्स, number 4 issue of the materials, number 5 maintenance of the inventory records, and number last stock audit. So these are all functions, अगर ये सारे functions सही तरीके से काम करेंगे तो आपकी मटेरियल कंट्रोल जो है ना वो सही तरीके से काम करेगा। सो मटेरियल कंट्रोल इन्वॉल्व्स एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस। ये सारे जो ऑपरेशंस है, ये ऑपरेशंस अगर सही तरीके से काम करेंगे ना, परचेज ऑफ द मटेरियल्स, रिसीविंग ऑफ द मटेरियल्स, इंस्पेक्शन ऑफ द मटेरियल्स, स्टोरेज ऑफ द मटेरियल्स, इशूइंग ऑफ द मटेरियल्स, मेंटेनेंस ऑफ द इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स एंड स्टॉक ऑडिट। सो दीज आर द various steps or various processes or functions which are help in material control. okay, चलो अब हम लोग बात करेंगे सर मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ओके,
अब ये चीज बात करने से पहले हम लोग एक चीज के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज आपका EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। चलो सर, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेटेरियल प्रोक्योरमेंट कंट्रोल में एक इंपॉर्टेंट टूल जो आपकी मेटेरियल प्रोक्योरमेंट स्टेज में यूज किया जाता है, दैट इज योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और जिसे आप फेमसली जानते हो EOQ के नाम से। ओके, तो सर व्हाट इज EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी बेसिकली है क्या? देखो बहुत ही सिंपल सा चीज है। इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी जब आप मटेरियल परचेज करते हो ना, जब आप सप्लायर की लोकेशन से अपने लोकेशन में या फिर अपने वेयर हाउस तक रॉ मटेरियल को ट्रांसफर करते हो, जब आप सप्लायर की लोकेशन से आपकी लोकेशन तक रॉ मटेरियल को ट्रांसफर करते हो या फिर रॉ मटेरियल की सप्लाई करते हो ना, उस टाइम पे कितना क्वांटिटी का सप्लाई आपको करना चाहिए सो दैट आपकी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कम रहेगा, वो जो क्वांटिटी है उसे बोला जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, क्या बोल रहा है? an order size, the order size of the size of an order for which total ordering cost and total carrying cost are minimum। सर इसका क्या मतलब है? देखो, जब आप अपने सप्लायर की लोकेशन से, जब आप सप्लायर की लोकेशन से आपकी गोडाउन तक रॉ मटेरियल लाते हो ना, ट्रांसफर करके लाते हो और उसे अपने गोडाउन में स्टोर करके रखते हो, मटेरियल की परचेज का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल है। आपका बेसिकली 3 टाइप के कॉस्ट मटेरियल की परचेज में या फिर प्रोक्योरमेंट में खर्चा होता है। ओके, मटेरियल प्रोक्योरमेंट में बेसिकली आपका 3 टाइप के कॉस्ट है। मैं अगर आप लिखूं कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। अब मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बेसिकली 3 टाइप का है। मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बेसिकली 3 टाइप के बेसिकली कॉस्ट आता है। एक तो आता है सर आपका परचेज कॉस्ट, सर ये आपका एक कॉस्ट आ जाएगा परचेज कॉस्ट। एक आएगा ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट में बोल सकता हूं, और एक आपका आएगा कैरिंग कॉस्ट। अब ये तीनों कॉस्ट के बारे में मैं आपको बात करता हूं, डोंट वरी। देखो मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट में ये बेसिकली आपका 3 कॉस्ट आएंगे, ये कॉस्ट 3 आएंगे बेसिकली। ठीक है, आपका आएगा मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, परचेज। मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट में बेसिकली 3 टाइप के कॉस्ट आएंगे। एक आएगा आपका परचेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर परचेज कॉस्ट मतलब परचेज प्राइस, आप जिस भी रेट से आपके सप्लायर्स के पास से रॉ मटेरियल खरीदते हो, आप जिस भी रेट में सप्लायर के पास से रॉ मटेरियल खरीदते हो, ठीक है, आपके सप्लायर को आप जितना भी पैसा पेमेंट करते हो फॉर परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल के लिए जितना पैसा देते हो, दैट इज योर परचेज प्राइस और परचेज कॉस्ट। सेकेंड आप लोगों का क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट बेसिकली आप लोगों ने जो बीकॉम में पढ़ रखा होगा ना, वो आपका ये है कि भाई मटेरियल को ऑर्डर करने के लिए सप्लायर की लोकेशन से आपकी गोडाउन तक लाने के लिए जो खर्चा है ना, दैट इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट। आप अभी इतना ही समझ लीजिए कि अगर आप सप्लायर की लोकेशन से, सप्लायर की फैक्ट्री से आपकी गोडाउन तक रॉ मटेरियल ला रहे, आपके स्टोर तक रॉ मटेरियल ला रहे, तो उसके लिए जो भी आपका खर्चा हो रहा है दैट इज योर रॉ मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट सर क्या है? जब आप अपने गोडाउन तक ले आते हो ना रॉ मटेरियल को, अब उसे स्टोर करके रखना है अंटिल इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जब तक वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज नहीं हो जाता तब तक के लिए आपको उसे अपने स्टोर में रखना है। तो उसके लिए आपका जो भी खर्चा होता है, दैट इज योर कैरिंग कॉस्ट। ओके, सो सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? बेसिकली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसा ऑर्डर साइज है जहां पे आपका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट बोथ आर मिनिमम। सर जिस ऑर्डर क्वांटिटी पे आप कितना ऑर्डर करोगे, आप अपने सप्लायर से कितना क्वांटिटी का रॉ मटेरियल ऑर्डर करोगे, ये पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके सप्लायर के ऊपर डिपेंड करता है।
आपके सप्लायर के ऊपर और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कितना रॉ मटेरियल ऑर्डर करोगे, ठीक है, एट ए टाइम आप कितना रॉ मटेरियल अपने सप्लायर के लोकेशन से लाना चाहते हो। लेकिन आपको इतना रॉ मटेरियल लाना है जिसमें आपका ओवरऑल कॉस्ट जो है ना वो कम हो जाए, परचेज प्राइस भी आपको कम पड़े, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम पड़े, कैरिंग कॉस्ट भी कम पड़े। अगर आप बोलोगे कि भाई एक ही बार में पूरा का पूरा सामान ले आता हूं तो मे भी आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना वो सबसे कम आ जाए। एक बार आपको गाड़ी का भाड़ा देना पड़ता है, एक बार आपको फ्रेट वगैरह के लिए खर्चा करना पड़ता है, एक बार आपको लेबर के लिए खर्चा करना पड़ेगा और आपका पूरा का पूरा सामान एक ही बार में आपके गोदाम तक आ जाएगा। लेकिन सर इसका नेगेटिव क्या है? इसकी नेगेटिव बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको बहुत बड़ा गोडाउन चाहिए टू स्टोर दैट रॉ मटेरियल। देखो अगर आपने एक ही बार में ऑर्डर कर लिया ना तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे सस्ता हो जाएगा, लेकिन कैरिंग कॉस्ट सर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि उस रॉ मटेरियल को आपको स्टोर करके रखना भी है, उसके लिए आपको ज्यादा किराया भी देना पड़ेगा, ज्यादा रेंट देना पड़ेगा आपको, और उसका स्टोरेज मतलब लॉस होने का चांस, ऑब्सोलेट होने का चांस, उसकी स्पॉइलेज होने का चांस बहुत ज्यादा है। सर अगर हम कम ऑर्डर करें, हमारे पास छोटा सा गोडाउन है, छोटा सा रूम है, उस रूम में हम रखना चाहते सामान, अगर हमारे पास छोटा सा रूम है और उस रूम में हम सामान रखना चाहते, छोटा सा वर्क प्लेस है या फिर छोटा सा स्टोर प्लेस है जहां पे हम सामान रखना चाहते, तो वो भी एक नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि बार बार आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, स्टोरेज कॉस्ट तो आपका कम आएगा लेकिन आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो सर आपको राइट क्वांटिटी के जो ऑर्डर है ना वो करना पड़ेगा आपके सप्लायर से। एंड व्हाट इज दैट राइट क्वांटिटी? EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जहां आपका टोटल ऑर्डर कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट, आपका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट सबसे कम होगा। पॉइंट सर? चलो डन। सर एक बात बताइए कि ये ऑर्डरिंग कॉस्ट होता क्या है एक्चुअली? हमें तो बचपन से यही सिखाया गया कि ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब जो गाड़ी का भाड़ा होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या फिर फ्रेट, वही होता है। क्या सिर्फ वही होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट या फिर कोई और कॉस्ट होता है? चलिए देखते हैं। देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है बेसिकली, ध्यान से देखिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट आर द कॉस्ट व्हिच आर एसोसिएटेड विथ द परचेज और ऑर्डर ऑफ द मटेरियल्स सच एज कॉस्ट टू इनवाइट कोटेशन, documentation work like preparation of the purchase order, employee cost directly attributable to the procurement of the material, transportation cost and inspection cost। सर कितने सारे कॉस्ट आपने बोल लिया। देखो क्या बोल रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट में आपका क्या आएगा, बोल रहा है कि जो भी आपका कॉस्ट एसोसिएटेड है विद द परचेज और ऑर्डर ऑफ द मटेरियल सच एज कॉस्ट टू इनवाइट कोटेशन। सर कॉस्ट टू इनवाइट कोटेशन का मतलब क्या है? देखो जब आप पहली बार सामान खरीदने जा रहे हो ना, आप किसी भी टाइप पे सामान खरीदिए, मतलब रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए आप जा रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होगा? बहुत सिंपल है, आपको सप्लायर ढूंढना पड़ेगा कि भाई आप किससे रॉ मटेरियल खरीदोगे। आपको सप्लायर ढूंढना पड़ेगा कि भाई आप किससे रॉ मटेरियल खरीदोगे, और इसके लिए आपको एड वगैरह देना पड़ेगा, टेंडर वगैरह अप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो टेंडर की एप्लीकेशन का कॉस्ट होता है ना, उसी को बोला जाता है कॉस्ट टू इनवाइट कोटेशन। इसका सिंपल लैंग्वेज है टेंडर कॉस्ट। इसका सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, आम मतलब लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, तो टेंडर एप्लीकेशन कॉस्ट जो होता है ना, वो होता है आपका कॉस्ट टू इनवाइट कोटेशन। सर क्या ये भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आएगा? आंसर इज यस, ये भी ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएगा, क्योंकि ये भी तो एक कॉस्ट है ना। जब आप सप्लायर फाइंड आउट कर रहे हो तो ये कॉस्ट आपका इनकर्ड होगा। जितने बार आपको रॉ मटेरियल खरीदना है और नया सप्लायर से खरीदना है, तो आपको न्यू कोटेशन आपको क्या करना पड़ेगा? ऑफर करना पड़ेगा। ओके, सेकेंड है डॉक्यूमेंटेशन वर्क लाइक प्रिपरेशन ऑफ द परचेज ऑर्डर। ओके, परचेज ऑर्डर वगैरह बनाना है। जब आप कोई रॉ मटेरियल खरीदना चाहते हो किसी भी सप्लायर से, तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, परचेज ऑर्डर बनाना पड़ेगा, और उसका भी कॉस्ट है सर। उसका भी तो कोई ना कोई पर्सन चार्ज करेगा, उसके लिए तो कोई ना कोई पर्सन एंगेज होगा, तो उसका भी कॉस्ट है। बिल्कुल। एम्प्लॉय कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ द मटेरियल। अच्छा ये क्या है सर? देखो बहुत ही सिंपल है, एम्प्लॉय कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ द मटेरियल। इसका मतलब ये है कि देखो जब आप रॉ मटेरियल ऑर्डर कर रहे हो ना, चाहे आप सप्लायर के लोकेशन पे रहो चाहे अपने स्टोर पे रहो, आपको गाड़ी में लोड करने का और अनलोड करने के लिए कुछ पर्सन की जरूरत पड़ेगा, कुछ वर्कर्स या फिर लेबर्स की जरूरत पड़ेगा।
तो जो लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस के लिए, जो लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए आपने वर्कर्स रखा है, जो लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए आपने वर्कर्स अपॉइंट किया होगा ना, उन्हें जो भी आप पेमेंट कर दोगे वेज, ओके, जो डायरेक्ट लेबर्स आपके होंगे जो कि सामान की मतलब रॉ मटेरियल की लोडिंग एंड अनलोडिंग प्रोसेस में आपको मदद करेंगे, उनका जो चार्जेस है वो आपका क्या आ जाएगा, प्रोक्योरमेंट ऑफ द मटेरियल कॉस्ट में आ जाएगा, और वो भी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएगा। जितने बार आप ऑर्डर करोगे लेबर की मदद आपको लेना पड़ेगा, उन्हें जो भी आप पेमेंट करते हो दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज ऑर्डरिंग कॉस्ट। उसके बाद जो आपने बचपन में पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट इन ऑर्डरिंग कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ओके। उसके बाद आपका आता है इंस्पेक्शन कॉस्ट। इंस्पेक्शन कॉस्ट में सर क्या आता है, देखो एक बार आपने सप्लायर की लोकेशन से, सप्लायर के पास से रॉ मटेरियल आपके गोदाम तक ले आए, भाई चेक भी तो करना पड़ेगा कि भाई उसने जो क्वांटिटी आपने मांगा था वो क्वांटिटी एंड वो क्वालिटी, जिस क्वालिटी के रॉ मटेरियल आप चाहते हो एंड जिस क्वांटिटी के रॉ मटेरियल आप चाहते हो वो उसने दिया है या फिर नहीं दिया है, वो उसने दिया है या फिर नहीं दिया। जो क्वांटिटी के रॉ मटेरियल आप चाहते थे, जिस क्वालिटी के रॉ मटेरियल आप चाहते थे वो उसने प्रोवाइड किया है या फिर नहीं किया है, ठीक है, तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो दीज आर द कॉस्ट व्हिच आर कवर अंडर ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये सारे के सारे वो कॉस्ट है जो कि ऑर्डरिंग कॉस्ट में आ जाएंगे, ठीक है सर। चलो कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट की बात अगर करें हम लोग, कैरिंग कॉस्ट में सर क्या आएगा, बहुत ही सिंपल सा है, कैरिंग कॉस्ट में आ जाएगा, देखो मटेरियल को होल्ड करके रखने के लिए जो भी आपका कॉस्ट है ना, मटेरियल को होल्ड करके रखने के लिए जो भी आपका कॉस्ट है दैट इज योर कैरिंग कॉस्ट। सर कैरिंग कॉस्ट में कौन कौन से कॉस्ट आ जाएंगे, देखो कैरिंग कॉस्ट आर दोज कॉस्ट फॉर होल्डिंग और कैरिंग ऑफ द इन्वेंटरीज इन द स्टोर सच एज कॉस्ट ऑफ द फंड इन्वेस्टेड इन द इन्वेंटरीज। इसका क्या मतलब है, सिंपली अगर मैं बोलूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था मैक्सिमम बेनिफिट फॉरगॉन, जितना आपका नुकसान हुआ ना, मैक्सिमम बेनिफिट जितना आपका चला गया दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि मैंने 10 लाख का इन्वेंट्री परचेज किया, मतलब 10 लाख का मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, ₹10 लाख का मैंने रॉ मटेरियल खरीदा। अब सर इसमें क्या पॉइंट है कि अगर मैंने खुद का पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, 10 लाख रुपए अगर मैंने लगाया है, तो सर क्या इस 10 लाख का कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल है सर, क्योंकि ये जो 10 लाख है ना, अगर मैं इसे बैंक में रखता ना एफडी में, ठीक है, तो मुझे इंटरेस्ट मिलता। अब जब तक ये रॉ मटेरियल मैंने खरीद लिया है 10 लाख का, जब तक वो रॉ मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट में यूज नहीं हो जाएगा, वो फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर को बेचा नहीं जाएगा, पैसा नहीं आएगा, तब तक के लिए मेरा पैसा रिकवर नहीं होगा। सही है, बिल्कुल सर। ये जो 1 लाख रुपए मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, ध्यान से सुनिए, ये 1 लाख रुपए मैंने, सॉरी ये 10 लाख रुपए जो मैंने रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट किया है, ये रॉ मटेरियल का कॉस्ट सर कब रिकवर होगा, जब ये रॉ मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट में यूज हो जाएगा। अब फाइनल प्रोडक्ट जब कस्टमर को सेल किया जाएगा, और उससे जब पैसा आएगा ना, तब ये मटेरियल का कॉस्ट हमारा रिकवर होगा। सर तब तक के लिए इस कॉस्ट का कोई ना कोई तो वैल्यू है, ऑब्वियसली वैल्यू है सर। ये 10 लाख रुपए सपोज इस प्रोसेस में 6 महीने लगता है, तो 6 महीने के लिए अगर मैं ये 10 लाख रुपए मैं अपने बैंक में रखता ना, तो मुझे इंटरेस्ट मिलता सर। और अगर मैं ये बोलूं कि ये पैसा मैं लोन भी लेता ना, ये पैसा अगर मैं लोन में भी लेता 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए का जो लोन मुझे मिलता उसके लिए मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता, तो वो भी एक कॉस्ट है। ओके सर। उसके बाद आपका क्या है, जैसे मैंने बोला पहला कॉस्ट आपका आ जाएगा कॉस्ट इन्वेस्टेड इन द इन्वेंटरीज, दूसरा कॉस्ट आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ द स्टोरेज जो कि बेसिकली रेंट है। उसके बाद एक मेजर कॉस्ट आप लोगों का आ जाएगा इंश्योरेंस कॉस्ट। ओके, पहला क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ द फंड इन्वेस्टेड इन द इन्वेंटरीज, दूसरा कॉस्ट आपका आ जाएगा रेंट यानी कि कॉस्ट ऑफ द स्टोरेज, तीसरा आपका कॉस्ट आ जाएगा इंश्योरेंस कॉस्ट जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट है। आज के टाइम पे हर एक बिजनेसमैन जिसके पास स्टॉक होता है वो इंश्योरेंस लेता है, क्योंकि अगर एक बार कोई फायर वगैरह ऑकर हो गया या फिर कोई चोरी वगैरह हो गया ना, तो उस केस में ना आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसके बाद आपका आता है ऑब्सोलेंस। सो दीज आर द कॉस्ट व्हिच आर कंसीडर्ड एज कैरिंग कॉस्ट। ओके, चलो
सर जब आप EOQ निकालोगे ना, EOQ का बेसिकली फॉर्मूला क्या है सर? देखो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला मैं बोलूंगा EOQ का है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से, 2 इंटू एनुअल कंजप्शन या फिर एनुअल रिक्वायरमेंट, जितना भी रॉ मटेरियल आपको चाहिए एनुअल रिक्वायरमेंट, इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपको बोल लेना है, और आपको डिवाइड कर देना है उसे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम में। ओके, तो क्या है सर? 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर, 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, और इसका आपको लेना है होल रूट ओवर। अच्छा, यहां पे हम लोग इसका शॉर्ट में कुछ सिंबल बना सकते हैं, जैसे कि एनुअल रिक्वायरमेंट, यानी कि पूरे साल भर में आपको कितना रॉ मटेरियल चाहिए उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं आज ए स्टैंड फॉर एनुअल, ए स्टैंड फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट और एनुअल कंजप्शन। ओके, इट रिप्रेजेंट्स द डिमांड फॉर द रॉ मटेरियल और इनपुट फॉर ए ईयर। ओके, इट रिप्रेजेंट्स डिमांड फॉर द रॉ मटेरियल और इनपुट फॉर ए ईयर। ओके, सेकेंड आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट पर ऑर्डर। क्या बोल रहा है? इट रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर परचेज। ओके, एक बार ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपका जितना भी खर्चा आता है ना, उसे आप बोलोगे कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी कि ओ। ओके, एनुअल डिमांड को आप क्या बोलोगे? ए। पूरे साल भर में आपका रॉ मटेरियल जितना रिक्वायरमेंट है ना, उसको आप दे दोगे ए, यानी कि एनुअल रिक्वायरमेंट। ओ आपका क्या है सर? इट रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द परचेज। उसके बाद सर आपका सी क्या आ जाएगा? इट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ कैरिंग एवरेज इन्वेंट्री ऑन एनुअल बेसिस। एक इन्वेंट्री को, एक यूनिट को अगर आप अपने गोडाउन में स्टोर करके रखते हो ना, तो उसका साल भर का खर्चा कितना आता है? तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ओके, एक सिंगल यूनिट को अगर आप अपने गोडाउन में स्टोर करके रखते हो तो आपका कॉस्ट कितना आता है? ठीक है, दैट इज योर कैरिंग कॉस्ट और सी। ओके, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? बहुत ही सिंपल होगा, आपका फॉर्मूला EOQ का हो जाएगा, EOQ इक्वल टू 2AO बाई सी, और इसका होल रूट ओवर हो यार। ए स्टैंड फॉर एनुअल डिमांड, O स्टैंड फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एंड C स्टैंड फॉर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है सर, चलो। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आप लोगों को समझना पड़ेगा, जो ये C है ना, कैरिंग कॉस्ट, हमेशा क्वेश्चन में 90% टाइम क्वेश्चन में आपको परसेंटेज में दिया होगा कि कैरिंग कॉस्ट इज 10% और 20% और 15% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। इसका मतलब आपको क्या लेना है? जब भी आपको कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में देता है ना, तो उसको आपको मटेरियल प्राइस का, मटेरियल की कॉस्ट का परसेंटेज में लेना है। जब भी आपका कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में क्वेश्चन में दिया होगा ना, तो आपको क्या करना है? कैरिंग कॉस्ट जब भी सर आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, तो आपको परचेज प्राइस का, जो भी आपका मटेरियल का कॉस्ट है ना, कॉस्ट का परसेंटेज आपको लेना पड़ेगा। ठीक है सर, चलो सर अब हम लोग बात करते, देयर आर सर्टेन अजम्पशंस, देयर आर सर्टेन अजम्पशंस जो कि EOQ के फॉर्मूला में यूज किया गया है। क्योंकि मैंने आपको बताऊं, देखो कॉस्टिंग में ना, कॉस्टिंग में आपको जितना भी फॉर्मूला दिया गया है विदाउट अजम्पशन, वो सारे के सारे फॉर्मूला इरेलीवेंट है। क्यों सर? क्योंकि जो भी जिसने भी फॉर्मूला बनाया है ना, उसने एक सर्टेन कांस्टेंट चीजों को लेके फॉर्मूला बनाया है। अगर बिजनेस में वही कांस्टेंट चीजें रहेगा ना, तभी ये फॉर्मूला सही तरीके से काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए आगे जाकर हम जितना भी क्वेश्चंस करेंगे ना, जितने भी फॉर्मूलाज हम लोग कवर करेंगे, उन सब में एक चीज आएगा कि देयर आर सर्टेन अजम्पशंस। एवरी चैप्टर, चाहे मटेरियल हो चाहे लेबर हो, आपको देखना पड़ेगा कि भाई अजम्पशंस कुछ ना कुछ तो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो देखते हैं कि EOQ में बेसिकली क्या अजम्पशंस है। ओके, पहला अजम्पशन क्या है सर? ऑर्डरिंग कॉस्ट, देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आर नोन एंड दे आर फिक्स। क्या बोल रहा है कि भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर यानी कि O एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम यानी कि C, O एंड C हमें पहले से ही पता होगा पूरे साल भर के लिए, एंड वो फिक्स्ड है। ओके, O एंड C ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर
एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये दोनों हमें पहले से ही पता होगा एंड ये दोनों फिक्स्ड है। ओके, उसके बाद सेकंड क्या है सर, एंटिसिपेटेड यूसेज ऑफ द मटेरियल इन यूनिट्स इज नोन। एंटिसिपेटेड यूसेज इन मटेरियल इज नोन, यानी कि एनुअल रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है भाई, कि एनुअल रिक्वायरमेंट कैसे होगा, ये पूरी तरह से मतलब कितना होगा ये हमें पूरी तरह से पता है। देखो हमें पता है कि सर ओ एंड सी कितना होगा, हमें पता है कि ओ कितना होगा एंड सी कितना होगा, यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट के बारे में हमें पता है। हमें पता है कि सर ए कितना होगा, यानी कि एनुअल डिमांड या फिर एनुअल कंजप्शन कितना होगा, इसके बारे में भी हमें नॉलेज है। ओके, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द मटेरियल इज कांस्टेंट एंड इज आल्सो नोन। कॉस्ट पर मटेरियल जो है ना वो पहले से ही हमें पता है एंड वो फिक्स भी है, और हमें पता है कि वो स्टार्टिंग में कितना होगा और पूरे साल भर में भी वो फिक्स रहेगा। तो आपका ए फिक्स है, आपका ओ फिक्स है, आपका सी फिक्स है, आपका जो परचेज प्राइस है वो आपको पता है। तो अगर ये सारी चीजें सही रहता है ना तो ही आपका ईओक्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट है सर कि जो भी रॉ मटेरियल आप ऑर्डर करते हो ना, द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑर्डर इज रिसीव्ड इमीडिएटली, दैट इज देयर इज जीरो लीड टाइम। और क्या बोल रहे हैं कि भाई जो भी मटेरियल आप ऑर्डर करते हो ना वो इमीडिएटली आ जाता है, यानी कि ईओक्यू में जो ऑर्डरिंग टाइम है वो जीरो है। ओके, मतलब जो लीड टाइम है ना वो जीरो है, आपने ऑर्डर प्लेस किया वो इमीडिएटली आ जाएगा। ठीक है, सो देयर आर 4 assumptions। नंबर 1, O and C, ordering cost and carrying cost, both are fixed and well known for the whole year. Annual requirement for the whole year is known. Purchase price is known and fixed for the whole year. Okay, purchase price भी आपको पता है और चेंज भी नहीं होगा, तब भी यूक्यू सही आ सकता है एंड देयर विल बी जीरो लीड टाइम। ठीक है, चलो सर एक क्वेश्चन करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे सर, एक क्वेश्चन हम लोग चलो अभी सॉल्व करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट ईओक्यू। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सीए मैट का क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले, क्योंकि ये हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को पहले 2 बार आपको रीड करना पड़ेगा। मैं ये क्वेश्चन 4 साल से कर रहा हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी आंख बंद करके भी इसका आंसर कर सकता हूं। लेकिन आप पहली बार क्वेश्चन कर रहे हो तो हमेशा मेरा एक छोटा सा बस इतना अपने बड़े भाई का मान लो कि आपको जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको 2 टाइम्स क्वेश्चन को रीड करना है। 2 बार अगर आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आपका आधा तो उसी में ही सॉल्व हो गया, मतलब आपका 20% क्वेश्चन उसी में सॉल्व हो गया। पहला स्टेप है कि आपको 2 बार रीड करना है। ओके, दूसरा स्टेप सर आपका क्या है? दूसरा स्टेप आप लोगों का है कि क्वेश्चन को आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन लिखना पड़ेगा, गिवन। ठीक है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको क्वेश्चन 2 बार रीड करना है। जो दूसरा पॉइंट है वो है कि क्वेश्चन का आपको गिवन लिखना है सबसे पहले। ओके, अगर आपने इतना कर लिया ना, ये 2 स्टेप आपने फॉलो कर लिया, मतलब पहले आपने क्वेश्चन को 2 बार रीड कर लिया अच्छी तरीके से, उसके बाद अगर आपने गिवन लिख लिया ना तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 50% आंसर या फिर 50% प्रॉब्लम आपका वहीं पे सॉल्व हो गया। उसके बाद आपको आंसर करना है, फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है सर, चलो तो इसका आंसर हम लोग करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 4। एक बार मैं रीड करता हूं। ओके, देखो क्या बोल रहा है, कंप्यूट ईओक्यू यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी एंड वेरिएबल कॉस्ट फॉर द ईयर। ओके, कंप्यूट ईओक्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर द फॉलोइंग्स। एनुअल डिमांड कितना है सर? 5000 यूनिट। एनुअल डिमांड कितना है? 5000 यूनिट। यूनिट प्राइस सर कितना है सर? ₹20। ओके, एनुअल प्राइस सर कितना है? एनुअल प्राइस आपका है 5000 यूनिट। यूनिट प्राइस सर कितना है आपका? यूनिट प्राइस है ₹20। ओके सर, ऑर्डर कॉस्ट कितना है? ऑर्डर कॉस्ट मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है आपका? ऑर्डरिंग कॉस्ट है ₹16। ओके, सो आपका एनुअल डिमांड है 5000 यूनिट, यूनिट प्राइस है ₹20, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है आप लोगों का? 16। स्टोरेज कॉस्ट आपका सर कितना है? देखो स्टोरेज कॉस्ट आप लोगों का है स्टोरेज कॉस्ट है आपका 2% का, इंटरेस्ट आपका 12% पर एनम, ऑब्सोलेंस आपका 6%। देखो क्या है, ध्यान से बताता हूं। एनुअल डिमांड कितना है? 5000 यूनिट का,
यूनिट प्राइस सर कितना है 20 रुपीज का। ऑर्डरिंग कॉस्ट सर ये भी रुपीज में है 16 रुपीज का। आपका स्टोरेज कॉस्ट है 2%, इंटरेस्ट कॉस्ट है 12% एंड आपका ऑब्सोलेंस है 6% का। आपको सर निकालना है सबसे पहला क्वेश्चन में EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आपको क्या निकालना पड़ेगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, चलो तो सर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो जब भी स्टूडेंट आपको आंसर सॉल्व करना है ना, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गिवन लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, गिवन लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको क्या लिखना है सर, सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। सर गिवन में क्या दे रखा है, एनुअल डिमांड। क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दे रखा है एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड सर क्या है, ए। एनुअल डिमांड स्टैंड फॉर ए। कितना है सर, 5000 यूनिट्स। एनुअल डिमांड है आपका 5000 यूनिट्स। उसके बाद सर आपका आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। उसके बाद आपका आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ओ, जो कि आपका है ₹16। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा एनुअल डिमांड यानी कि ए स्टैंड्स फॉर एनुअल डिमांड 5000 यूनिट्स। उसके बाद आपका आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर यानी कि ओ आपका है कितना, 16 रुपीज का। उसके बाद आपको निकालना है सर कैरिंग कॉस्ट। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कैरिंग कॉस्ट की अगर मैं बात करूं ना, कैरिंग कॉस्ट में सर आपका क्या आएगा, मैंने आपको बोला था कि कैरिंग कॉस्ट में क्या आता है, स्टोरेज का भी कॉस्ट आता है सर, आपका इंटरेस्ट का भी कॉस्ट आता है। इंटरेस्ट का कॉस्ट मतलब फंड, कॉस्ट ऑफ द फंड इन्वेस्टेड इन द इन्वेंट्री। ओके, सो स्टोरेज का भी कॉस्ट आएगा, इंटरेस्ट का भी कॉस्ट आएगा एंड ऑब्सोलेंस भी आपका आएगा। ठीक है, तो स्टोरेज कॉस्ट आएगा, आपका इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा एंड आपका ऑब्सोलेंस का कॉस्ट आएगा। ठीक है सर, चलो तो इसका मतलब आपका कैरिंग कॉस्ट ओरिजिनली कितना हो जाएगा, 2% प्लस 12% प्लस 6%, यानी कि टोटल सर कितना हो जाएगा 20%। ओके, तो सर 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ परचेज प्राइस, 20% ऑफ परचेज प्राइस, 20% ऑफ परचेज प्राइस। ठीक है, तो सर परचेज प्राइस यहां पे कितना है, देखो परचेज प्राइस यहां पे 20 रुपए का, तो 20% इंटू ₹20, यानी कि सर आपका कैरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा, 4 रुपए का आ जाएगा। तो हमने क्या किया, बहुत सिंपल है, क्वेश्चन आपको मिलते ही सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार रीड करना है। क्वेश्चन आपको मिलते ही सबसे पहले आपको 2 बार क्वेश्चन को रीड करना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको, सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट बोल रहा हूं, आपको उसके बाद क्वेश्चन से गिवन लिखना है, उसके बाद आपको आंसर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 बार रीड करोगे, उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे गिवन लिखा है, आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि एनुअल रिक्वायरमेंट और एनुअल डिमांड कितना है 5000 यूनिट, वो मैंने लिख लिया। उसके बाद आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 16 रुपीज था, वो हमने लिख लिया। कैरिंग कॉस्ट हम लोगों ने निकाल लिया कि भाई 2%, 12%, 6%, तीनों मिलके आपका होगा 20%। 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ परचेज प्राइस। ओके, तो आपका 4 रुपए आ जाएगा कैरिंग कॉस्ट। उसके बाद बस आपको यूज करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और EOQ। सर EOQ कितना आ जाएगा, 2AO/C इसका होल रूट ओवर, 2AO/C इसका होल रूट ओवर। तो सर आपका कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू 5000 इंटू 16 डिवाइडेड बाई ₹4। ये ₹16, ये ₹4। तो सर कितना आ रहा है, चलिए देख लेते एक बार। ओके, चलो इंटू 2, ओके सर ये आ रहा है आपका 40,000 का रूट ओवर
आप टोटली डायरेक्ट निकाल सकते हो, मैं बस आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूं 200 यूनिट्स। तो सर EOQ आपका कितना हो जाएगा 200 यूनिट्स। जरा इसको आराम से कॉपी कर लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चलो कर लो कॉपी जरा फटाफट। चलो आराम से जरा कॉपी करो, ठीक है स्टूडेंट्स। इस वाले क्लास में मतलब इस वाले पार्ट में थोड़ा सा हम लोग इसके बाद ब्रेक ले लेंगे, ओके उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, ओके। इस वाले पार्ट में हमने EOQ तक ही कवर किया है। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो EOQ का फॉर्मूला है ना 2AO/C, ये ओरिजिनली कैसे आया। जब हम लोग ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे ना, ब्रेक के बाद आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक में बताने वाला हूँ, EOQ के ऊपर ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि why the formula of EOQ is like this, okay। EOQ के फॉर्मूला जो है ना वो एक्चुअली ऐसा क्यों है सर, 2AO/C क्यों है सर, ओके। क्यों इसका फॉर्मूला कुछ और नहीं हुआ, क्यों इसका फॉर्मूला ऐसा ही हुआ कि 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम और उसका रूट ओवर। मैं आपको पूरा प्रूव करके बताऊंगा मैथमेटिकली कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों आया, ठीक है। चलो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया सर। अब हम लोग थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेंगे, ओके। ब्रेक के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले पार्ट में EOQ के और भी एडवांस वर्जन वाले क्वेश्चन हम लोग करने वाले, और EOQ का कैसा फॉर्मूला आया वो भी हमें डिराइव करके वो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है सर। चलो लेट्स टेक ए ब्रेक, ओके। ब्रेक के बाद आपका फिर मिलते हैं, ओके। चलो एक ब्रेक ले लेते हैं।